हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आयशा पढ़ने में अच्छी थी, तो उसका सिलेक्शन सरकारी बीएड कॉलेज में आसानी से हो गया। अब आयशा को 2 साल की पढ़ाई सरकारी कॉलेज से करनी थी। कुल 120 लोगों का सिलेक्शन हुआ। नए सपने, नई ख्वाहिशों के साथ उसने कॉलेज में कदम रखा। कॉलेज में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसकी मुलाकात वहां एक मस्त मौला, चुलबुली, हंसमुख तथा आजाद ख्यालों वाली लड़की, जिसका नाम आफरीन था, उससे हुई। वह उससे 1 साल सीनियर है और कॉलेज में बहुत ही फेमस है। सभी उसके सामने तो उसकी तारीफ करते थे, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे। सबसे हंसना बोलना, मजाक करना उसकी प्रकृति थी। लड़कों से भी बात करने में उसे कोई हिचक नहीं होती थी। सबसे ही बातें करने में एक्सपर्ट थी और हाजिर जवाबी में तेज थी। शायद यही कारण था कि लोगों की नजरों में वो एक तेज तर्राक, अहंकारी और बदतमीज टाइप की महिला के रूप में जानी जाती थी। और उसके बारे में काफी तरह तरह की बातें होती रहती थी। आयशा के बारे में वहां फैला हुआ था कि उसका पति उसे ससुराल नहीं ले जाता, वो मायके में ही रहती है। उसकी एक 4 महीने की बच्ची भी है, जो नानी के साथ ही रहती है। उसके पति ने उसे और उसकी बच्ची को छोड़ दिया है। आयशा अभी नई नई कॉलेज में आई थी, तो सबकी बातें सुनकर उसे भी लगता था कि वो बहुत ही मुंहफट तरह की महिला है। ऐसी महिला से दूर रहना ही अच्छा है। और वह उससे कटी कटी सी रहती थी। उसे सामने आते देखकर वह तुरंत ही रास्ता बदल देती थी। कॉलेज में ही एक कमरा था, जहां मुस्लिम समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने की व्यवस्था थी। एक दिन आफरीन और कई मुस्लिम लड़कियां नमाज पढ़ने गई। साथ ही साथ आयशा भी गई। वहां आफरीन में कुछ ऐसा मजाक में बोला कि आयशा के दिमाग में आफरीन के बारे में जो सोच थी वो और भी गहरी हो गई और उसके मन में आफरीन के लिए पूरी तरह नकारात्मक सोच हो गई। उसे लगा ये कितनी बेशर्म औरत है, जरा से भी शर्म लिहाज नहीं है। और इसलिए आयशा के मन में यह धारणा बैठ गई कि ऐसी बदतमीज औरत के साथ कौन रह सकता है। इसलिए तो उसे छोड़ दिया होगा उसके पति ने। इसी तरह 2 साल कब कॉलेज के मस्ती के साथ गुजर गए और समय धीरे धीरे बीत गया और आफरीन की नियुक्ति हो गई और उसके कुछ साल बाद आयशा की भी। लगभग 5 साल बाद आफरीन का प्रमोशन हो गया और वो प्रधानाचार्य बन के उसी स्कूल में गई जहां आयशा की नियुक्ति हुई थी। ये इत्तेफाक था ही कि आज दोनों फिर से सामने थी। जिससे आयशा दूर भागती थी, वही आज फिर उसके सामने थी। आयशा के मन में फिर भी सभी यादें आने लगी। उसे लगा ऐसी प्रिंसिपल के साथ कैसे गुजरेगा। उसे टेंशन भी होने लगी थी, क्योंकि आयशा की नजरों में तो आफरीन की इमेज बहुत ही नकारात्मक थी। वह बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं, और डर भी लग रहा था। कुछ दिन शाम काम करने के बाद आयशा को आफरीन का एक नया ही रूप देखने को मिला। वो सोचने लगी, क्या ये वही है जिसे कॉलेज में सब बुरा बोलते थे। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जब तक आप किसी के बारे में सब कुछ नहीं जानते, तब तक उसके बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। उनका असली रूप तो अब पता चला था। वो एक ऐसी महिला थी जो रोते हुए को हंसा दे, हमेशा सबकी मदद के लिए तुरंत तैयार रहती थी, थोड़ा आजाद ख्यालों की थी, सबसे बातें किया करती थी, लेकिन चरित्र की उतनी ही साफ थी। उसके बारे में जो भी कहा जाता था वो लोगों की छोटी और तुच्छ मानसिकता का प्रतीक था। आफरीन का असली चेहरा देखने के बाद तो आयशा के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई और मन में एक नई सोच ने जन्म ले लिया। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने आफरीन से अपनी समस्या बताई हो और आफरीन ने उनकी सहायता करने से मना किया हो। एक बार स्कूल की रसोइयों को एक बार कुछ समस्या हुई और वो परेशान सी आफरीन के पास पहुंची
और अपनी समस्या बताई तो आफरीन ने बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत 1000 रुपये निकाल कर दे दिए। बोली, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी थी आफरीन, सबको हंसाने वाली, दुख तकलीफ में साथ निभाने वाली। उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास की झलक दिखती थी। लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसी महिला जो सबकी खुशी का सबब बनती थी, वो अंदर से कितनी चोट खाई हुई है, अपने अंदर कितना दर्द समेटे हुए है। किसी को भी उसने अपनी तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया। साथ साथ काम करते करते न जाने कब दोनों एक दूसरे की पक्की सहेली बन गई, पता ही नहीं चला। हर बात को शेयर करना, एक साथ खाना पीना, कहीं भी जाना हो, कुछ भी सामान लेने जाना हो तो दोनों एक ही साथ जाती थी। गुजरते समय के साथ उन दोनों की दोस्ती पक्की होती गई। एक बार आयशा को 25,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। उसने आफरीन से कहा तो आफरीन तुरंत तैयार हो गई और बोली, कल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और अगले दिन 25,000 रुपये ला कर दे दिया। आयशा ने 3 महीने वापस करने का वादा किया। 1 महीने बाद किसी काम से दोनों बैंक गई तो अचानक से आयशा को बैंक मैनेजर से पता चला कि आफरीन ने अपने जेवर गिरवी रखकर 25,000 रुपये लिए। जब आयशा को पता चला तो एक धक्का सा लगा और उसने आफरीन से इसके बारे में पूछा तो आफरीन ने बात टाल दी। लेकिन जिद करने पर उसने बताया कि उसे कुछ जरूरत थी। आयशा को पता था कि उसे ही देने के लिए आफरीन ने अपने जेवर गिरवी रखे थे और वो सोचने लगी कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, क्या किसी की जरूरत के लिए अपने जेवर तक गिरवी रख दे। इतना तो परिवार वाले और रिश्तेदार भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो कोई बहुत बड़े दिल वाला इंसान ही कर सकता है। और आफरीन के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। आयशा मन ही मन सोचती रहती थी कि इतनी अच्छी, नेक दिल, सबको हंसाने वाली और हमेशा सबकी मदद करने वाली महिला को कोई इंसान कैसे छोड़ सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। यही सब सोचते सोचते कभी कभी वो परेशान हो जाती थी। आखिर उसने सोच ही लिया कि वो आफरीन के बारे में सब कुछ जानकर ही रहेगी। एक दिन स्कूल में उसने पूछ ही लिया। आफरीन ने मना किया, लेकिन जिद करने पर उसे बताना पड़ा। आफरीन ने जो भी कुछ अपने बारे में बताया, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कैसे सोच सकता है। आफरीन कितनी हिम्मती थी जो इतना बड़ा कदम उठा लिया, समाज और दुनिया की परवाह किए बिना। अकेले दम पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है। आफरीन ने बताया था, मैं बीएड की पढ़ाई कर रही थी, कुछ ही महीने हुए थे। मेरे अब्बू ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया जिसका नाम सलीम था। सलीम भी एक अध्यापक है और मैं उसी की पढ़ाई कर रही थी तो सभी को यह रिश्ता पसंद आ गया और मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। लगभग 4 महीने बाद मेरा निकाह हो गया। मैं बहुत खुश थी। नए नए सपनों, नई नई ख्वाहिशों के साथ अपने सपनों के घर में कदम रखा। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी ये खुशियां पल भर के लिए ही थी। मेरी जिंदगी हवा के पत्तों की तरह बिखर जानी थी। उस घर के माहौल में मुझे घुटन सी महसूस होती थी। न जाने क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई और शाम 4 बजे घर पहुंचती थी और फिर घर के कामों में हाथ बटाना, बस यही दिनचर्या हो गई थी। सलीम भी मुझे बस मतलब भर का वास्ता रखते थे। मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहती थी, बातें करना चाहती थी, अपनी दुख तकलीफ और खुशी साझा करना चाहती थी। मैं जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके कमरे में पहुंचकर सलीम का इंतजार करती रहती थी। लेकिन सलीम अपने भाई और भाभी से
बातें करने में मस्त रहते थे। शायद उन्हें मेरे होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आधी रात बीत जाती थी लेकिन सलीम का कोई पता ही नहीं चलता था, और जब वो आते थे मैं इंतजार करते करते सो जाती थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती थी और अल्लाह की मर्जी मानकर खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। मेरे निकाह को 2 महीना हो गया था और अब तो जैसे परिवार वालों का बिल्कुल ही व्यवहार बदल गया था। ऐसे लगा जैसे सब ने अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा रखा हो और अब वो उतार दिया हो। रंगों से रंगी दुनिया एकदम बेरंग सी हो गई। सबको खुशी और इज्जत देने की ऐसी सजा मिलती है क्या? अब तो ऐसे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया गया था कि जीना मुश्किल हो गया था। घर वालों द्वारा बात बात पर गालियां भी मिलने लगी थी। जब सलीम से इस बारे में बात की तो उसने कुछ नहीं कहा, जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। मेरी बात को हमेशा अनसुना कर देता था और मेरा मन तड़प कर रह जाता था। एक दिन कॉलेज से वापस लौटते समय रास्ते में मुझे अब्बू के दोस्त मिले और हालचाल पूछ लिए, और फिर अब्बू का फ़ोन नंबर मांगे तो मैंने उन्हें फ़ोन नंबर दे दिया और अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही ऐसे लगा जैसे सब मेरा इंतजार कर रहे हों, और सबने मेरे ऊपर धावा बोल दिया और मुझ पर सवालों की बौछार होने लगी। सलीम के बड़े भाई असद ने कहा, आ गई महारानी, पता नहीं कहां कहां से कॉलेज ही गई थे ना, न जाने किस किस से, मेरी तो बेइज्जती कराने पर तुली हुई है। सलीम कल से इसका कॉलेज बंद कर दे और ये घर में ही रहे, कहीं भी बाहर आना जाना बंद। रास्ते भर सबसे बातें किया करती है और मस्ती करते हुए आया जाता है। लोगों को नंबर दिया जा रहा था और न जाने कितने कितने इल्जाम लगा दिए। मुझे अपनी बात कहने का कोई मौका ही नहीं दिया गया, और मेरा शौहर जिसके साथ मेरा निकाह हुआ वो एक मूक दर्शक बनकर सब देख रहा था। उस दिन पहली बार मैंने सबके सामने जवाब दिया था और मैंने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई और भाभी तुम्हारी बीवी पर इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे इतने गंदे शब्द बोल रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है जो तुम उन्हें जवाब दे सको? क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ? कब तक चुपचाप खड़े होकर मेरा तमाशा बनते देखते रहोगे? क्या यही सब सुनाने के लिए मेरे साथ निकाह किया था? फिर सलीम बोला, मेरे भाई और भाभी कभी गलत नहीं बोलते, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तुमने गलत किया है तो सुनना ही पड़ेगा। अब मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं सिर्फ अपने परिवार की तरफ ही रहूंगा। सलीम के ऐसे शब्दों को सुनकर मैं अवाक रह गई। यही वो शौहर है जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है। मैं ऐसे इंसान के भरोसे यहाँ रह रही हूँ जिसे मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। आफरीन ने कहा, निकाह एक पवित्र रिश्ता है जो प्यार और विश्वास पर टिका होता है। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहने से क्या फायदा? मुझे इस घर में अब नहीं रहना, मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन हो तो मुझे लिवा जाना। फिर असद बोला, महारानी जैसी जा रही हो वैसे उल्टे पांव वापस आ जाना, कोई तुम्हें यहाँ से लेने नहीं जाएगा। बड़ा घमंड है तुम्हें, सब धरा का धरा रह जाएगा। घर वालों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला और जमकर बेइज्जती की। किसी ने रोकने तक की कोशिश नहीं की और मैं अपनी अम्मी के पास आ गई। कुछ दिनों बाद सासू माँ अम्मी के घर आई और मुझे बहुत कुछ समझाया, समाज की दुहाई दी, अपने बेटों की तरफ से माफी मांगी और मुझे घर वापस चलने को बोला। मेरे अम्मी और अब्बू ने भी काफी समझाया कि इंसान को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। परिवार में थोड़ी नोकझोंक तो होती रहती है, हमें सब भूलकर हंसी खुशी और प्रेम से रहना चाहिए।
आखिरकार मुझे सब कुछ भुलाकर वापस जाना पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी मेरे साथ कुछ होना बाकी था। सब लोग के समझाने पर मैं घर वापस आ गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अभी मेरे साथ जो होना था वो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख देगा। अभी घर में सब सामान चल रहा था, या ऐसा कहें कि अब मुझसे कोई बुरे तरीके से बात नहीं करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि सब लोगों के बीच कुछ गुपचुप चल रहा हो। मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और ये सोचकर कि मुझे अपनी जिंदगी खुशी से बितानी है। सलीम भी मुझे थोड़ा वक्त देने लगे थे, मुझसे बातें भी करने लगे थे। शाम को कभी कभी कुछ खाने के लिए बाहर से ले आते थे। मैं इतने से ही बहुत खुशी महसूस करने लगी थी। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे तब हुई जब मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने सलीम और घर वालों को सबको यह बताया, लेकिन ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी को कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैं किसी की भी बिना परवाह किए अपनी माँ बनने की खुशी को महसूस कर रही थी। कुछ महीने तक सब ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहा। फिर अचानक एक दिन रात में खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर सलीम का इंतजार करने लगी। लगभग 11 बजे सलीम कमरे में आए और मेरे पास आकर बोलो, सुनो आफरीन, आज भाई जी के कमरे में सो जाओ, इस कमरे की एसी काम नहीं कर रही है। फिर आफरीन बोली, तो क्या हुआ, एक दिन हम लोग बिना एसी के सो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग अपने कमरे में ही रहेंगे और फिर भाई जी को परेशानी भी होगी, वो कहाँ जाएंगे। फिर सलीम बोला, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या, जो कहा है वो करो, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। आफरीन बोली, ठीक है, गुस्सा मत करो, जो कहोगे मैं वही करूंगी, चलो हम साथ चलते हैं। सलीम बोला, मैं नहीं, तुम वहां जाओगी, वो भी अकेली। आफरीन बोली, ये क्या कह रहे हो, मैं अकेली वहां क्या करूंगी, जहां पर तुम रहोगे वहीं पर मैं भी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सलीम मुझे वहां क्यों भेजना चाहते थे और क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे। ऐसे कैसे उखड़े हुए से बात कर रहे हैं। इतने महीने से तो हमारे भी सब सही चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तभी सलीम ने जो कहा उसे सुनकर जैसे मैं बुझ सी बन गई थी, और यह जानते हुए कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। फिर सलीम बोला, तुम वहाँ अकेली नहीं हो, वहाँ असद भाई हैं और आज रात तुम्हें उनके साथ ही सोना है। भाई जी ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं अवाक सी बस सलीम को देखे जा रही थी कि ये क्या बोल दिए हैं। कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, अपनी बीवी जो कि गर्भवती भी हो उसको खुद दूसरे आदमी के पास भेज रहा है, और उसे कहते हुए कोई शर्म सी भी महसूस नहीं हो रही है। उसने तो शौहर बीवी के पवित्र रिश्ते को ही कलंकित कर दिया था। मेरा मन कर रहा था कि या तो मैं खुद को मार लूं या उसका खून कर दूं। आफरीन बोली, सलीम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। सलीम बोला, क्या गलत इसमें है, मेरा भाई ही तो है, और वैसे भी तुम्हें जानता हूँ कि किस तरह की हो, इसलिए ज्यादा साफ बनने का नाटक मेरे सामने मत करो और जो कहा है वो करो। आफरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो बहुत गुस्से से बोल रही थी। आफरीन बोली, अब गुस्से से बोली, तू खुद अपनी भाभियों को सुलाता होगा, तभी तो मुझे अपने भाई के पास भेजने की बात कहते हुए शर्म नहीं आई। जो अपनी बीवी को जबरदस्ती अपने भाई के पास भेजने से खुश हो रहा है, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तभी सलीम ने मुझ पर हाथ उठा दिया और बोला, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आफरीन बोली, कोई मुझे हाथ भी लगा के दिखाए।
काट कर न फेंक दिया तो कहना। मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं अभी तुरंत हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर सलीम बोला, तू ऐसा नहीं मानेगी, चलती है कि नहीं? और फिर मेरा हाथ जोर से पकड़कर घसीटते हुए अपने भाई के कमरे में ले जाने लगा। मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन उस बेदर्द इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे मन में उस इंसान के लिए कोई भी एहसास नहीं था। जो प्यार था वो नफरत का रूप ले चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक मेज पर रखा हुआ फूलदान मेरे हाथ से टकराया और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे सलीम के सिर पर मार दिया और वो चोट खाकर वहीं गिर पड़ा। शायद वो बेहोश हो गया था। मैं तुरंत वहां से अपनी इज्जत बचाकर अपने अम्मी के घर आ गई और लौटकर कभी न जाने का फैसला कर लिया। जिस घर में उसकी इज्जत नहीं और जिस इंसान को अपनी बीवी की जरूरत नहीं और कोई परवाह नहीं है, उस घर में रहने से क्या मतलब था? मेरे मन में अजीब से भाव उठने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। बस रोए जा रही थी। अम्मी अब्बू भी परेशान थे। घर वालों ने सलाह दी कि एक बार सलीम के घर वालों से बात की जाए, शायद कोई समाधान निकल जाए। सलीम के घर वालों ने मुझे वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने यही बोला कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर सलीम मुझे कहीं और घर लेकर रखेंगे तो मैं रहूंगी, वरना नहीं। और सलीम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा वो अपने भाई से अलग नहीं रहेगा। उसे आना हो आए, वरना वहीं रहे। यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। मेरी भी जिद थी कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। सलीम मुझे किसी टूटे फूटे घर में भी रखे तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैं मायके में ही रह रही थी। समय भी कितनी तेज भागता है कि उसे पकड़ पाना ही नामुमकिन है। आखिर वो समय आ ही गया और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब सलीम को खबर मिली तो वो हॉस्पिटल में आया। मुझे लगा शायद बच्ची की खबर सुनकर वो खुश होकर लेने आया हो। उसे देखकर मैंने मुंह फेर लिया, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझ में बहुत गुस्सा था। सलीम बोला, और आफरीन, क्या हालचाल है? सब बढ़िया है? सलीम कैसे भी हो, कितना ही बुरा क्यों न किया हो मेरे साथ, लेकिन कहीं न कहीं मैंने उससे बहुत प्यार किया था। इतना सुनते ही मेरा रोष कुछ कम हुआ और मैंने उसे बच्ची दिखाई तो वो बोला, मुझे क्यों दिखा रही है? जिसकी बच्ची है उसे दिखा। मैं अचंभित होते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये हमारी बच्ची है। सलीम बोला, ये तो तुझे पता होगा कि ये किसकी बच्ची है, या फिर ये भी नहीं पता कि इसका बाप कौन है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ? मैं तो यहाँ बस यह देखने आया हूँ कि ये बच्ची किस पर गई है और अभी तुझ में कितनी बेहया बाकी है। ये सब सुनते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, जैसे मुझे किसी ने कई टुकड़ों में बांट दिया हो और मैं दर्द से कराह रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ऐसा सुनते ही मेरे सब्र की सारी सीमाएं टूट गई और मैंने चिल्लाकर सलीम को अपनी आंखों से दूर हो जाने को कहा। उसने जाने के बाद मैं खूब फूट फूट कर रोई। फिर अपनी बच्ची की तरफ देखकर मन ही मन एक फैसला कर लिया, अब मुझे सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जीना है, उस इंसान से कोई वास्ता नहीं रखना है। इसी तरह कई महीने बीत गए, लेकिन न सलीम ने मुझसे कोई मतलब रखा और न ही मैंने। कुछ दिन बाद मैंने सुना उसके घर वालों ने उसके लिए लड़की देखकर दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जब मैंने सुना तो कोर्ट में तलाक के लिए अपील कर दी। सलीम ने मुझे तलाक देने से मना कर दिया और बोला, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें तलाक देकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम अपनी गृहस्थी फिर से बसा लोगी? तो भूल जाओ।
एक पल तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ऐसे ही अकेले अकेले तड़पती रहोगी। उसने दूसरी शादी कर ली और उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन मुझे तलाक तक नहीं दिया। कोर्ट में बस तारीख पर तारीख मिल रही है। और इस तरह से अपने बारे में बताते हुए उनकी आंखें भर आई। आयशा को भी यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि आदमी चाहे कुछ भी करे, सुनना और सहना सिर्फ औरत को ही पड़ता है। आयशा की नजरों में आफरीन के लिए आज इज्जत और भी बढ़ गई। एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है समाज में अकेले जीना, और जब उस पर शौहर द्वारा छोड़ी गई बीवी का मोहर लगा हो। मर्द चाहे जितनी शादी कर ले, उसे कोई रोक टोक नहीं है, तो सब कुछ एक औरत के लिए ही क्यों लागू होता है। उसे हमेशा से अपने शौहर के ही इशारे से और उसकी मर्जी से ही क्यों जीना पड़ता है। 10 साल हो गए तलाक का केस चलते चलते, लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ। नेहा आफरीन की बेटी 10 साल की हो गई। आफरीन अपनी नेहा की माँ और बाप दोनों ही है। एक दिन सुनवाई में कोर्ट द्वारा नेहा की पढ़ाई लिखाई परवरिश के लिए 5,000 रुपये महीना और शादी के समय तक आधी जिम्मेदारी तय की गई। तभी एक दिन सलीम आफरीन के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे लिए अलग घर बनवा दूंगा। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तुम बस केस वापस ले लो, समझौता कर लो, सब ठीक हो जाएगा। आफरीन बोली, इतने साल तक जब तुम्हें हमारी याद नहीं आई, अब क्या लेने आए हो। वैसे भी तुमने तो नेहा को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें हमारी क्या जरूरत। तुम्हारे पास तुम्हारी दूसरी बीवी और बच्चे हैं ना। सलीम बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए तुम्हारी और नेहा की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। आफरीन बोली, ठीक है, मैं समझौता करने को तैयार हूँ, लेकिन वो 10 साल लौटा दो। वो जीवन के खूबसूरत लम्हे, वो गुजरे हुए पल और वो समय लौटा दो। जिस दिन यह सब लौटा दोगे, मैं तुमसे समझौता कर लूंगी। अब तुम जा सकते हो। लेकिन यह सब सलीम का नाटक था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे कोर्ट द्वारा तय की गई धनराशि न देना पड़े और नेहा की जिम्मेदारी न उठानी पड़े, इसलिए समझौता करने को बोला। एक बार कोर्ट का फैसला होने के बाद कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो दोस्तों, देखा आपने, आफरीन ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और आज भी अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी परवरिश दे रही है। उसकी बेटी को भी बाप की जरूरत नहीं। ऐसी औरत को दिल से नमन करने को मन करता है, जिसने अकेले इतना अपमान, दर्द और बेइज्जती सही, फिर भी सच के साथ खड़ी रही और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रही, और आज वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।